हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूक्लियाई का। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की सारी की सारी बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझा और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने आइडिया लिया। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी कर्व और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आइडिया लेंगे और ये समझेंगे कि इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व का न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा न्यूक्लियाई का और आइए जरा इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व तो जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात कर रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व मींस किसके रिस्पेक्ट में ये कर्व बनेगा। ये ग्राफ हमारा कौन कौन से पैरामीटर्स के बीच बन रहा है, तो नाम से समझ आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ले लेते हैं। अगर आप पर न्यूक्लियॉन नहीं लेना चाह रहे तो बाइंडिंग एनर्जी से भी निकल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर हमारा न्यूक्लियॉन नंबर है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो किसके किसके बीच बन रहा है, ये बाइंडिंग एनर्जी प्लस न्यूक्लियॉन नंबर, जिसको हम मास नंबर भी बोल सकते हैं, इनके बीच में बनता है। तो जब इसको एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करने की कोशिश की गई तो ये हमारा कर्व किस तरह का आया। ये कर्व कुछ इस तरह का मिला हमें। ये कर्व हमें कुछ इस तरह का मिला। राइट, इस तरह का नेचर था इसका। ठीक है, तो जब हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व को प्लॉट किया तो इसका नेचर हमारा कैसा आया, लाइक दिस। क्लियर। अब इस नेचर का, इस ग्राफ से हम थोड़ा सा कंक्लूजन सामने लाने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, इससे क्या हमें समझ आ रहा है इस ग्राफ से, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसको आप देख रहे हो, जैसे जैसे हमारा मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर, मतलब मेरी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ रही है, न्यूक्लियाई मेरा स्टेबल होता चला जा रहा है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। राइट, तो जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब न्यूक्लियाई मेरा मोर स्टेबल होता चला जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है उसकी। राइट, इट मीन्स अगर हम यहां पहुंच जाएं, इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, टॉप पीक ऑफ द कर्व, जब इस पीक पर हम लोग पहुंच जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहां पर जो न्यूक्लियाई होगा ये सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूक्लियाई है। ऑन एन एवरेज जब देखा गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जब ये प्लॉट किया गया बार बार डिफरेंट न्यूक्लियाइज की जो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की गई, तो क्या पता चला कि ये न्यूक्लियाई हमारा आयरन 56 है, Fe56 है, जो कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। राइट, मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या है कि सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूक्लियाई है। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या बाइंडिंग एनर्जी टोटल बोल लो, लगभग अगर मैं बात करूं तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारी 8 MeV के आसपास आती है, 8 MeV पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो ये हमारा Fe है, Fe56, स्पेशली 56 की बात कर रहे हैं, ये सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक है, और अगर ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है तो इसका मतलब इसका जो एटॉमिक मास नंबर है ये 56 यहाँ होगा, इससे आगे इधर ज़्यादा होंगे, इधर हमारे मास नंबर कम होंगे। इट मीन्स कि यहाँ से इधर वाले न्यूक्लियाई जो होंगे ये भी हमारे लेस स्टेबल हैं और यहाँ से इधर वाले न्यूक्लियाई भी हमारे लेस स्टेबल हैं।
मीन्स ज़्यादा एटॉमिक मास जब न्यूक्लियाई का साइज बड़ा हो जाता है, मीन्स जब हमारे हैवी न्यूक्लियाई हो जाते हैं तो हैवी न्यूक्लियाई भी हमारे अनस्टेबल होते चले जाते हैं, लेस बाइंडिंग एनर्जी होती चली जाती है। और जब हमारे न्यूक्लियाई छोटे होते हैं, लाइट न्यूक्लियाइज होते हैं, तो लाइट न्यूक्लियाई भी हमारे स्टेबल इतने नहीं रहते हैं, स्टेबिलिटी उनकी इतनी नहीं रहती है। इस कर्व से आपको इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है। अब इस कर्व को हम क्या करेंगे, बेसिकली समझने की कोशिश। अच्छा, यहाँ पर ये समझ आ गया। इसका मतलब कि अगर एक न्यूक्लियाई यहाँ है और एक न्यूक्लियाई यहाँ पर है, तो बेस सी बात है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, और एक न्यूक्लियाई इधर है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है इसके कंपेरिजन। सबसे ज़्यादा बीच वाले की बाइंडिंग एनर्जी है, सबसे मोस्ट स्टेबल बीच वाला है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे अभी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में ये कैसे अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्या हैं। तो बेसिकली अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करूं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारी कुछ इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम किसी टारगेट के ऊपर बम्बार्डिंग कराते हैं कुछ स्मॉल पार्टिकल्स की, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन्स और एनी अदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो टारगेट के ऊपर पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराने से कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ नए न्यूक्लियाइज का फॉर्मेशन होता है। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, इन रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हमारी कुछ इस तरह की होती हैं कि भाई एक हमारा टारगेट है, इसके ऊपर हमने कुछ बम्बार्डिंग करा दी कुछ पार्टिकल्स की, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स की, और बेसिकली हमारे पास कुछ अनदर टाइप के पार्टिकल्स मिल जाएंगे और यहाँ पर कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। ये हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन का बेसिक हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो एग्जैक्ट में न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारी कैसी हैं, कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप कितने हैं, कितनी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया। तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली दो तरीके से यहां पर डिवाइड किया गया इनको हमने, ठीक है। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर 1 फिजन रिएक्शन, या फिर हम इसको न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं, सीधा न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं। और दूसरी रिएक्शन हमारी रहती है फ्यूजन रिएक्शन, राइट, फ्यूजन रिएक्शन, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोल देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोल देते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फिजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब क्या है, इसको समझना है। तो फिजन नाम से ही आपको समझ आ रहा है, फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, राइट। तो अगर हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई है और उस हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर आपने कुछ पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करा दी, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करा दी, कुछ हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, स्लो मूविंग पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कुछ स्लो मूविंग पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करा देते हो एक हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर, तो वो न्यूक्लियाई क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा कुछ स्मॉल न्यूक्लियाइज में। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फिजन रिएक्शन या फिर सिंपली न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब फिजन और फ्यूजन को 1 बाय 1 समझेंगे। तो न्यूक्लियर फिजन को समझ लेते हैं पहले, न्यूक्लियर फिजन। तो बेसिकली न्यूक्लियर फिजन क्या है कि यहाँ पर
कुछ एक लाइट न्यूक्लियाई होगा, लाइट न्यूक्लियाई मीन्स एक पार्टिकल होगा, वो एक हैवी पार्टिकल पर हैवी न्यूक्लियाई पर बम्बार्ड करेगा, एक हैवी न्यूक्लियाई पर बम्बार्ड करेगा और उससे कुछ लाइट न्यूक्लियाइज फॉर्म हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा वो न्यूक्लियाई और कुछ लाइट न्यूक्लियाइज को फॉर्म कर देगा, प्लस कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी और इस एनर्जी को हम Q वैल्यू भी बोलते हैं, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। ये हमारा ब्लॉक रिएक्शन हम कह सकते हैं, ब्लॉक रिएक्शन है, ब्लॉक डायग्राम जैसे बनाते हैं। अब यहाँ कोई सा भी न्यूक्लियाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो फ्यूजन, ये फिजन ऑफ यूरेनियम हम देख सकते हैं कि अगर मान लो यूरेनियम हमारे पास है 92-235, इस पर जब हम न्यूट्रॉन्स, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग कराते हैं, जब हम यूरेनियम के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग कराते हैं तो क्या होता है, ये दो तरह के पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। एक बेरियम 56-141 प्लस क्रिप्टन 36 और 92 प्लस यहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, साथ के साथ लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। ये हमारी एक्चुअल फिजन रिएक्शन है। ठीक है, क्या किया हमने इसमें, हमारे पास यूरेनियम एक सैंपल था, यूरेनियम न्यूक्लियाई के ऊपर हमने ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इंसिडेंट कराया। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है ये, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्लो या फिर लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है। ये जब न्यूक्लियाई के ऊपर इंसिडेंट किया, किसके न्यूक्लियाई के ऊपर, यूरेनियम हैवी न्यूक्लियाई है, 235 एटॉमिक मास नंबर, बहुत हैवी न्यूक्लियाई है ये, राइट। तो जब ये हैवी न्यूक्लियाई, इस हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर इसकी बॉम्बार्डिंग कराएगी तो हमने क्या देखा कि ये न्यूक्लियाई हमारा ब्रेक हो गया किसमें, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाइज में, 56-141 बेरियम एंड क्रिप्टन 36-92। अगर आप इसका बैलेंस करोगे इस रिएक्शन को, एटॉमिक नंबर देखो 6612 करेक्ट है, 53 एंड 92 हो रहा है, इधर हमारा 2 3 एंड 3 6, सो 5 6 एंड 9 4, 9 और 4 13, राइट, 13 हो गया, तो ये 13 हो गया एंड 1 एंड 2 करेक्ट है। तो हमारा ये एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल फिजन रिएक्शन है, एक्चुअल फिजन रिएक्शन है। तो इसको हम ऐसे समझें अगर कि ये हमारा एक क्या था, यूरेनियम न्यूक्लियाई था, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग कराई। जब न्यूट्रॉन हमारा बॉम्बार्ड किया, इसने 2 पार्टिकल्स दिए, एक बेरियम बनाया 141, एक क्रिप्टन मिला 92, साथ के साथ आप क्या देख रहे हो, 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए, राइट। और जब ये 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्लस कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज हुई हमारी। ये बेसिक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं फिजन की, आप याद कर सकते हो, इनको लर्न कर सकते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम फिजन को और थोड़ा आगे समझेंगे। ये फिजन भी, हमारा जो फिजन रिएक्शन है ये भी 2 तरह की है। फिजन रिएक्शन भी हमारी 2 तरह की है। एक तो हमारी है कंट्रोल्ड फिजन एंड अनकंट्रोल्ड फिजन।
तो ये हो गया अनकंट्रोल्ड फिजन, अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन और एक कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन क्या है और कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन क्या है, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, अनकंट्रोल्ड, जो रिएक्शन हमारे कंट्रोल से बाहर है। मींस ये हमारा एक हैवी न्यूक्लियाई था, यूरेनियम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इस पर हमने एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट कराया। जब ये न्यूट्रॉन इसके ऊपर इंसिडेंट करता है तो इसमें से क्या बना, एक प्रोडक्ट बना हमारा बेरियम, एक प्रोडक्ट हमारा बना क्रिप्टन, ठीक है। साथ के साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए, 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए यहां से, राइट। ये 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए। अब होगा क्या कि अगर ये 3 न्यूट्रॉन्स जो रिलीज हुए, इनको कोई और सैंपल मिल गया, कोई और हैवी न्यूक्लियाई मिल गया, तो ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रॉन्स फर्दर फिजन करा देंगे। मतलब मान लो हमारे पास 3 और यूरेनियम न्यूक्लियाई थे, तो अब क्या होगा, अब ये 3 और यूरेनियम न्यूक्लियाइज का फिजन करा देंगे। मींस ये यूरेनियम, एक ये यूरेनियम और एक ये यूरेनियम। अब यहां पर फिर वही प्रोसेस, दोबारा से 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, क्योंकि रिएक्शन तो वही है। यहां फिर 3 यहां भी निकलेंगे, यहां भी निकलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन 9 न्यूट्रॉन्स के पास पहुंच जाती है। पहले एक न्यूक्लियाई का फिजन हुआ, उसके बाद 2 न्यूक्लियाइज का फिजन हुआ, 2 नहीं 3 न्यूक्लियाइज का फिजन, एंड अगले तीसरे स्टेप में जाके 9 न्यूक्लियाइज का फिजन करा देगी ये रिएक्शन। और आप देखोगे जब ये 9 न्यूक्लियाइज फिजन होंगे तो एवरी न्यूक्लियाई 3 न्यूट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, तो अगली बार 27 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे और वो 27 न्यूक्लियाइज को फिजन कराएंगे फर्दर। और ये जब 27 न्यूक्लियाइज फिजन होंगे तो हर एक न्यूक्लियाई 333 न्यूट्रॉन्स को रिलीज फर्दर करेगा। और आप क्या देखोगे कि 27 × 3 की बात जब होगी तो लगभग कितना हो गया, ये 1 and 3 to the 6 and 7, right? Means 7 3 जा 21 8 81 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे 5वें स्टेप में जाके। और वो 81 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, फर्दर 81 न्यूक्लियाइज को फिजन कराएंगे। और अनदर 81 न्यूक्लियाइज जब फिजन होंगे तो 333 न्यूट्रॉन्स सब में जनरेट होंगे। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन देखते ही देखते बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, राइट। इट मीन्स ये रिएक्शन इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी कि ये रिएक्शन फिर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, कंट्रोल में नहीं रहेगी। और जब तक सैंपल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, जब तक पूरा का पूरा जो हमारा फ्यूल है, जिसको हम यूरेनियम बोलते हैं यहाँ पर, जब तक ये पूरा यूरेनियम रिएक्ट नहीं कर जाएगा तब तक ये रिएक्शन हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, राइट। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। ये बहुत डेंजरस होती हैं, बहुत भयंकर रिएक्शंस होती हैं। और क्योंकि हर एक फिजन में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इन रिएक्शंस के दौरान इतनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कि बहुत डिजास्ट्रस हो जाती है, राइट। बहुत ज़्यादा लॉस करती हैं ये, ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त लॉस होता है यहाँ पर, राइट। तो जो आप देख रहे हो एटॉमिक बार होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाते हैं हमारी कंट्रीज़, न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी देते हैं, उनका रीजंस यही होता है कि उनके पास बहुत सारी एटॉमिक बॉम्ब्स होती हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होती हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जिनमें अनकंट्रोल्ड रिएक्शन चलती है। और वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो जब तक नहीं रुकेगी, वो नहीं देखती कि सामने कौन है, जब तक वो रिएक्शन नहीं रुकेगी, जब तक पूरा का पूरा सैंपल ख़त्म नहीं हो जाएगा, राइट। तो ये जितनी भी हमारी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब जो बनाई जाती हैं, वो सब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन पर बेस्ड है। अनकंट्रोल्ड फिजन होता है सभी के अंदर, राइट। तो जितने भी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स में
बहुत सारे वेपन्स आ जाते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल एटॉमिक बॉम्ब हो गया। तो ये रिएक्शंस बेसिकली हमारी इन न्यूक्लियर वेपन्स में होती हैं, राइट। तो ये हमारी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोल सकते हो इसको, या अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन भी बोल सकते हो। सिमिलरली कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन क्या है, इसको भी हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, तो अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, तो वहाँ अगर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़े जाते हैं तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस हो जाएंगी और इतना ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि वो सिर्फ एक कंट्री को डैमेज नहीं करेगी, वो मल्टीपल कंट्रीज़ जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज होंगी जहाँ पर उस बॉम्ब को गिराया जाएगा, वो नेबरिंग कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, राइट। इसीलिए न्यूक्लियर वॉर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो ना हो तो ज़्यादा बेटर है, राइट। अब बात करते हैं कंट्रोल, क्या हमारे पास कोई तरीका है इसको रोकने का। तो अगर एक बार अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी तो उसको रोकना फिर बहुत मुश्किल है, उसको तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टार्टिंग से ही हम अगर चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है कि ये हमेशा अनकंट्रोल्ड ही होती है? नहीं, ये रिएक्शंस कंट्रोल्ड वे में भी कराई जा सकती हैं, ये इनका कंट्रोल भी हम ले सकते हैं। कैसे कंट्रोल्ड वे में हम करा सकते हैं रिएक्शंस को, ज़रा ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास अगेन सेम सिचुएशन है, ये हमारे पास एक यूरेनियम है, ठीक है, और इस यूरेनियम पर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराया। तो जब ये न्यूट्रॉन हमारा बॉम्बार्ड करेगा इस यूरेनियम सैंपल के ऊपर, यूरेनियम न्यूक्लियाई के ऊपर, तो बेस से ज़्यादा बेरियम करेक्टन तो बनेगी बनेंगे, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, जो कि आप अभी मैंने बताया अनकंट्रोल्ड में। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, अगर इन तीनों को फर्दर कुछ न्यूक्लियाइज मिल जाते हैं तो क्या होगा, ये उनको फिजन करा देंगे और ये रिएक्शंस हमारी देखते ही देखते अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, राइट। बट अगर हम इसमें से किसी भी तरीके से 2 न्यूक्लियाइज को ब्लॉक कर लेते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स को ब्लॉक कर लेते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स को स्टॉप कर लें हम किसी भी तरीके से, एब्जॉर्ब कर लें हम किसी भी तरीके से इन 2 न्यूट्रॉन्स को, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 न्यूट्रॉन बचेगा फर्दर फिजन कराने के लिए, और 1 न्यूट्रॉन एक ही न्यूक्लियाई को फिजन कराएगा। और जब ये 1 न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियाई को फिजन कराएगा तो अगेन 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। इस तरह से दोबारा से हम क्या करें, 2 न्यूट्रॉन्स को ब्लॉक कर लेते हैं, 1 न्यूट्रॉन फर्दर हमारा फिजन के लिए जाएगा, अगेन 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, फिर हम यही प्रोसेस 2 न्यूट्रॉन्स को ब्लॉक करेंगे, 1 न्यूट्रॉन फर्दर हमारा रिएक्शन के लिए जाएगा, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हो क्या रहा है कि आप देखो हर एक स्टेप में एक ही न्यूक्लियाई का फिजन हो रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियाइज और मल्टीपल न्यूट्रॉन्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे फिजन नहीं हो रहे हैं, एक न्यूक्लियाई का फिजन हो रहा है। इट मीन्स ये न्यूक्लियाई, ये रिएक्शन हमारी कंट्रोल्ड हो चुकी है। अगर हम इसमें से 2 न्यूट्रॉन्स को भी छोड़ते हैं ना, सिर्फ 1 ब्लॉक करते हैं, तो भी रिएक्शन हमारी कंट्रोल नहीं होगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। अगर हम 2-2-2-2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो भी रिएक्शन हमारी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, बट उसको अनकंट्रोल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये वाली बहुत जल्दी डिजास्ट्रस बन जाती है। लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको हमेशा कंट्रोल्ड रखना है रिएक्शन को, तो 2 न्यूट्रॉन्स को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। सिर्फ 1 ही न्यूट्रॉन आपने छोड़ना है जो फर्दर रिएक्शन के लिए जाएगा, और अगले न्यूक्लियाई को क्या करेगा, फिजन कराएगा। देन फिर 3 न्यूक्लियाइज जनरेट होंगे, 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे, और वो 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर हम 2 ब्लॉक करेंगे, 1 को छोड़ेंगे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलेगा। और ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अगर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन यूज होगी
तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो डिजास्ट्रस हो जाएगी। उसमें जो एनर्जी हमारी हमें मिल रही है वो एनर्जी हमारी कैसी होगी, वो एनर्जी हमारी अनयूज्ड होगी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है बेसिकली, वो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ पर जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, ये एनर्जी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगी। इस एनर्जी को हम स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कुछ अदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हमें जहाँ भी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर क्या होता है, यही होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलाई जाती है, कंट्रोल्ड फिजन कराया जाता है, और उस कंट्रोल्ड फिजन में क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी नीड को फुलफिल करती है, राइट। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो नीड है उसको फुलफिल करती है। क्योंकि बहुत कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कराई जा सकती है इस न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू, तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, राइट। लेकिन अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं है, इंडिया में अभी इतने न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का नंबर बढ़ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट। सो जो हमारी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है वो कहाँ यूज होती है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हमारी यूज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हमारी यूज होती है जो हमारी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर जो एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बनाते हैं वहाँ पर, राइट। इसके बाद ये फिजन की बात हुई अभी तक हमारी। अब हम बात करेंगे अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की हम अगर बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नाम से ही समझ आ रहा है, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, राइट। फ्यूजन का मतलब है एक रिएक्शन के अंदर दो छोटे छोटे या दो से ज़्यादा स्मॉल लाइटर न्यूक्लियाइज होंगे, और वो लाइटर न्यूक्लियाइज कंबाइंड होके क्या करेंगे, एक बड़े न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। एंड दिस रिएक्शन साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी, कुछ अनदर पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ अनदर तरह के पार्टिकल्स भी बन रहे होंगे, एंड साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी, क्यू वैल्यू भी रिलीज होगी। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का, ठीक है। तो ये दोनों हमारे लाइटर न्यूक्लियाइज हैं, ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं, और ये लाइटर न्यूक्लियाई जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इस न्यूक्लियर फ्यूजन का रियल एग्जांपल क्या है, रियल एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हम फ्यूजन कराएं, 1s1 का फ्यूजन कराएंगे तो 1s2 बन जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पर न्यूट्रिनो एक रिलीज हो जाता है, एंड कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। न्यूट्रिनो मीन्स ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको बोलें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ज़्यादा बेटर, पॉजिट्रॉन बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड सम अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी। सिमिलरली फिर ये आगे और फ्यूजन, इसका फ्यूजन हो जाता है। जो हमारी स्टार्स पर जो रिएक्शंस होती हैं, स्टार्स पर जितनी भी हम एनर्जी हमें स्टार्स पर मिलती है, स्टार्स मीन्स सन पर जो हमें एनर्जी मिलती है, इट इज़ ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूजन। वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हीलियम का फ्यूजन होता है, ठीक है। वहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन आइसोटॉप्स हैं ये कंबाइंड होके हीलियम बनाते हैं, और अगेन फिर हाइड्रोजन ये बेसिकली दोबारा से रिलीज हो जाते हैं, और फिर दोबारा से ये रिएक्शन कंटिन्यूसली हमारी चलती रहती है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन बना देता हूँ मैं यहाँ पर, आपने स्टार्स पर कौन सी फ्यूज़न रिएक्शन चलती है वो आपने रिएक्शन बतानी है, ठीक है। और उसको, उसमें 3-4 रिएक्शंस बेसिकली इन्वॉल्व होती है हमारी। हाइड्रोजन का फ्यूज़न होगा, और अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा हीलियम होगा, स्टेबल प्रोडक्ट, और साथ में दोबारा से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा फ्यूज़न का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक आइडिया था न्यूक्लियर रिएक्शंस का। इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग एक न्यू लेक्चर लेके आएंगे, उस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे।
तो इस इन तीनों लेक्चर्स में हमारा पूरा का पूरा जो न्यूक्लियाई था वो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा है, सेमीकंडक्टर, उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आपका सारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा और आप ये जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो इनकी वीडियोस आपने कंटिन्यू देखनी है, ऐसा नहीं स्किप करके देखोगे, एक वीडियो नहीं देखी दूसरी देख ली तो उससे आउटपुट आपको इतना नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आप पीछे की वीडियोस नहीं देख रहे हो तो पहले आप उनको देखो, देन आगे की वीडियोस को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।